ऑर्डर कर दो. So this is how our life has changed. I have given you 3 instances कि कैसे change हुआ और I'm very thankful, especially to be well respected and well protected in the society, especially the ladies. They have to be financially independent. इस business में मुझे ये समझाया कि how to have faith in yourself, believe in yourself and be at that position where you can support your family fully. So thank you and I wish best of luck to everybody. Just don't have to. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ध्रुव कृष्ण है. मैंने अभी डीपीएस रांची से क्लास 12 पास आउट किया है इसी साल. तो पहले तो मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा वेस्टीज टीम का, विनिंग टीम का, भारत अंकल और पूरी उनकी फैमिली का. फिर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मम्मी पापा का, क्योंकि उन्होंने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया जो उन्हें भी नहीं पता था इतना बड़ा डिसीजन होगा. उनकी वजह से पूरी ज़िंदगी लाइफस्टाइल पूरी ड्रास्टिकली चेंज हुई. फिर मैं एक थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे मैटरनल अंकल मामा, वो हमारा बड़ा सपोर्ट करते हैं. जो काम पापा अपने जॉब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं कर पाते हैं उसमें मामा हमारी हेल्प करते हैं. तो बिग थैंक यू टू हिम. मुझे 2 इंस्टेंसेस याद आते हैं अपनी जितनी भी. तो मैंने टॉरियन वर्ल्ड स्कूल से पहले एजुकेशन ली थी. तो जबकि हमारी फाइनेंशियली स्टेटस उतनी अच्छी नहीं थी, तो इससे आप लोगों को रियलाइज़ होता होगा कि जैसे भी फाइनेंशियल स्टेटस थी पर मम्मी पापा ने कभी एजुकेशन और स्टडीज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. तो आई एम थैंकफुल फॉर देम टू दिस. एंड द सेकेंड इंस्टेंस, करीब 9-10 साल पहले की बात है. मार्केट में एक वीडियो गेम आई थी, PSP जैसे बोला जाता है. तो मुझे बड़ा फैसिनेशन था उससे. तो मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी ये तो तुम नहीं दिला पाओगी, और वो 6500 का था उस टाइम. तो मैंने बोला था मम्मी तुम ये तो नहीं दिला पाओगी तो इससे कुछ सस्ता दिला देना. तो और मुझे कट टू माई 18th बर्थडे लास्ट ईयर, मम्मी पापा ने जब रांची में स्टॉक नहीं था तब उन्होंने कैसे भी करके जमशेदपुर से PS4 लाया जो कि 45,000 का था. तो ये सब तो काफ़ी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ मम्मी पापा को. पर हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर दी, हमारी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी और फ्यूचर भी चेंज हो चुका है. तो थैंक यू एंड आई लाइक दीदी टू कंटिन्यू. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. कहते हैं हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, राइट? हम सब ने सुना है इसे, बट मैंने अपनी लाइफ में इसका ऑपोजिट देखा है. मेरी सक्सेसफुल मदर जो कि आज डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है और इतने अच्छे से उनका सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके पीछे एक पर्सन का हाथ है हु इज सो हार्ड वर्किंग, सो डाउन टू अर्थ, एंड उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और आगे भी सीख रही हूँ. ही इज़ माई फादर. कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले थैंक यू टू गॉड कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ संस्कार को इतना वैल्यू दिया जाता है. सेकेंडली थैंक यू टू पापा एंड मम्मी जिनकी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ और इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ. लास्ट बट नेवर द लीस्ट थैंक यू टू भारत अंकल, संध्या आंटी, सर्वदर्शी दी, चरी भाभी, भैया, दादी एंड दादाजी ऑफ कोर्स. थैंक यू सो मच. आप लोग के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था. नाउ इस बिजनेस ने हमें बहुत कुछ दिया है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है बिजनेस ने मुझे दिया है एज सच इन पर्सन इज हैविंग होप. होप बहुत बड़ी चीज़ होती है. होप, फेथ एंड गुड कॉन्शियंस, ये चीज़ें मैंने सीखी है. आप लोग तक मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ. 11th June 2021 आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट डे था. वो सुबह के करीब 8 बज रहे थे और हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था. पापा मुझे आवाज़ देते थे अपने रूम से और मैं अपने रूम की तरफ जाती हूँ. मैं देखती हूँ पापा इज शिवरिंग और उनका आईज पूरा रेड हो गया है, पूरा स्वेट कर रहे हैं वो. और वो मुझसे कहते हैं कि लास्ट 3 डेज से मुझे मेरे लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन हो रहा है एंड अभी पूजा करते वक्त मुझे चक्कर सा आ रहा था. मैं बताऊँ पूरी लाइफ में मैंने कभी भी पापा को आराम करते हुए नहीं देखा था. टीवी
पे ऐसे खोल के चैनल्स पलट के नहीं देखा था, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज वर्किंग हमारे सपनों के लिए और अब अपनी टीम के सपनों के लिए। तो मैंने कभी भी पापा को बीमार नहीं देखा था। पूरे लाइफ में उन्होंने इतनी डिसिप्लिन लाइफ जी है, वो सुबह योगा करना हो, मेडिटेशन करना हो, सिंस वेरी अर्ली एज मैंने देखा था पापा को ये सब करते हुए। मैंने कभी नहीं देखा उनको फीवर भी आते हुए, हल्का फुल्का कभी खांसी सर्दी होती थी, दैट्स इट। बट उस दिन इतनी इमरजेंसी हो गई थी कि हम ड्राइवर तक का वेट नहीं कर सकते थे। पापा ने मुझे बोला कि ऊपर जाओ, हमारे हम पुराने जिस फ्लैट में रहते थे उस ऊपर में जो अंकल रहते थे उनके फादर वॉज हार्ट पेशेंट, तो उनसे मैंने एक पिल लेके आई मैं और वो अपने जीप के नीचे रखे। एंड लकीली मैं थैंक यू बोलती हूँ उस व्यक्ति का जो उस वक्त अवेलेबल थे और उन्होंने पापा को लेकर के वो हॉस्पिटल पे गए। आफ्टर सम टाइम हमें पता चला कि बिकॉज ऑफ कोविड उनको कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। एंड लेटर जब बारिल अंकल से बातें हुई और सबसे डिस्कस करके जब वो वापस बैंगलोर गए तो हल्ला बोल वॉज द इवेंट दैट वॉज हैपनिंग। तो उस साल 2 बार हल्ला बोल हुआ था। तो मैं प्रिपेयर कर रही थी बिकॉज मेरी टीम का फंक्शंस हम सब बैठ के साथ में देख रहे होते हैं। तो मैं पापा को कॉल कर रही थी कि पापा आप लोग कब आ रहे हो, हम लोग सब साथ बैठ के सेकेंडरी इवेंट अटेंड करना है। पापा ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। पापा अगर मेरा कॉल रिसीव नहीं करते ऐसा होता नहीं, और अगर वो कभी नहीं रिसीव कर पाते तो मुझे कॉल बैक करते। 10 मिनट हो गए, पापा ने मुझे कॉल नहीं किया। फाइनली मामा ने मुझे कॉल बैक किया एंड मैं दीदी और ड्रोन हम सब लिविंग एरिया में बैठे थे और हमें पता चलता है कि पापा की हार्ट ब्लॉक्ड है। लेफ्ट आर्टरी 40% एंड राइट आर्टरी 70%। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। एंड फर्स्ट पर्सन जिसको मैं याद कर रही थी वो थे मेरे मामा, क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आई रियली वांट टू से ये स्टोरी मैं आप लोग तक इसलिए पहुंचा रही हूँ क्योंकि उस वक्त हमें सिर्फ और चीज़ों की तकलीफ नहीं थी, हमारे पास लाखों रुपए आ रहे थे। तो मुझे लगता है ये मैसेज आप लोगों तक है कि जब आपका सिचुएशन अच्छा होता है उसी वक्त हमें कुछ ऐसा काम कर लेना चाहिए कि बाद में जब अनफेवरेबल सिचुएशंस आते हैं तो हम इससे डील कर सकें। उस वक्त मैं बताऊं कोई मतलब हमारी फैमिली थी ऑफ कोर्स, लेकिन जितना सपोर्ट हमें अपने फैमिली से नहीं मिला उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट मुझे बारिल अंकल एंड उनकी पूरी फैमिली से मिला। एक बहुत स्पेशल पर्सन है जिसको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी, वो है सिद्धि दी। रात के 2 बज रहे हो या 3 बज रहे हो, शी वॉज देयर ऑन कॉल। मैं रो रही होती थी बट शी वॉज देयर टू मेक मी अंडरस्टैंड। आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू हर। थैंक यू दी फॉर बीइंग सो वंडरफुल। जेरी भाभी, थैंक यू सो मच। एंड आई वुड लाइक टू एंड की ये जो जर्नी रही है फ्रॉम सेकेंड हैंड मारुति टू नाउ बेंज ऑफ 64 lakhs। 2005 में हम रेंट के घर पे रहा करते थे और अब हमारा 2 करोड़ का घर बन गया है, उसमें हम रहते हैं। मैं एक और बात आप लोगों से लास्ट बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो मेरे पेरेंट्स के हार्डवर्क को जस्टिफाई नहीं करता। मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ, काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं और आई जस्ट हियर फ्रॉम पीपल कि सर का पैसा जो है वो उनके बिजनेस से नहीं उनके जॉब से आता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सिविल सर्वेंट ऑफ आवर नेशन, आई वॉन्ट टू पुट इट आउट देयर। आप बोलेंगे बेटी बोल रही है, क्यों नहीं बोलेगी? बेटी के पापा के लिए बेटी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? मेरे पापा का और मेरी मम्मी का जो हार्डवर्क है वो जस्टिफाई नहीं करते अगर मैं किसी से सुनती हूँ कि ये तो बस छुपाने की बात है। सो आई एम रियली प्राउड, really blessed to be their daughter, and thank you so much everyone for being so wonderful, and thank you so much uncle, auntie and everyone. Thank you so much. I love you papa, mummy. Once again good morning. पूरी स्टोरी आपने बच्चों के मुंह से सुन ली। अब मैं अपनी बात कुछ बता दूं। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर का, जिनकी असीम कृपा से ये सब कुछ हो पाया, उनकी
मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कुछ कृपा थी और हमने कुछ पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए होंगे कि भाई भैया से भेंट हो गया, जिनके बिना ये कब संभव ही नहीं था। और ये सब कुछ हो पाया सिर्फ भैया के कारण और विनीत टीम सिस्टम के कारण। मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ। मेरे फादर टाटा कंपनी के एक ऑफिसर थे, लेकिन जिंदगी बहुत सामान्य ढंग से चल रही थी। आप सभी को पता है कि टाटा कंपनी भी बहुत वैल्यूज एथिक्स पर काम करती है। आप अगर देखेंगे तो टाटा और रिलायंस में बेसिक डिफरेंस है। टाटा हमेशा वेलफेयर के लिए काम करती है, तो वो जो अपब्रिंगिंग मुझको मिला वहां से, उसके बाद तो आज मेरी माता जी मेरे साथ नहीं, 2013 में चली गई, लेकिन जहां भी होंगी उनका आशीर्वाद मेरे साथ में है। पिताजी अब लगभग 90 साल के हो गए, लेकिन उनका जो वर्क एथिक्स है वो मुझ में आया। आज 90 साल की उम्र में भी वो बैठे नहीं है, वो अभी भी कोर्ट जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो लॉ किया हुआ था वो उसके बाद भी जाते हैं, कोई उनको लेके जाता है, उसका ड्राफ्टिंग करते हैं। आप समझ सकते हैं वो यहाँ से आया। उसके बाद मेरी स्कूलिंग क्लास 6 तक जमशेदपुर से हुई। फिर मैंने उस समय बिहार झारखंड एक था, वहाँ के जो सबसे बढ़िया स्कूल है नेथरहाट स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल, वहाँ उस समय 1977 की बात है, जब सिर्फ 60 बच्चों का सिलेक्शन होता था पूरे बिहार से। और उस जमाने में 77 में लगभग 15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और वहां से मेरी शुरुआत हुई। पढ़ने में मैं अच्छा था शुरू से, और उस स्कूल का भी जो मोरल और वैल्यूज सिखाया गया, जो ट्रेनिंग हमें मिली सुबह 5 बजे उठ करके पीटी करने का, वो आज तक हमने कभी छोड़ा नहीं, और उसी के कारण ये सब कुछ हो पाया। तो पेरेंट्स और स्कूल की देन है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया उड़ीसा से रवंशा कॉलेज, जो कि वहाँ का बेस्ट कॉलेज है उत्कल यूनिवर्सिटी का। वहाँ मैं साइकोलॉजी ऑनर्स मैंने किया दिल्ली में, और मैं यूनिवर्सिटी सेकंड टॉपर था। फिर मैं दिल्ली आ गया एमए करने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया एमए, और यहाँ भी मैं यूनिवर्सिटी का सेकंड टॉपर रहा। और मैं यहाँ हॉस्टल में था। आपको पता है दिल्ली में हॉस्टल मिलना भगवान मिलने से ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ मैं हॉस्टल में था, और उस दौरान मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। कि शुरू से था वो दिमाग में लाल बत्ती चलती थी कि पावर होना चाहिए। मेरे दिमाग में शुरू से था कि पावर और पैसा, ये दो में से एक चीज़ तो होना ही चाहिए। अगर ये दो चीज़ नहीं है तो आपकी लाइफ में आप कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नहीं लीड कर पाएंगे। तो मैंने तैयारी शुरू की, लेकिन इंटरव्यू होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यूपीएससी में। मैंने 2 बार 94, 95 में इंटरव्यू दिया, नहीं हो पाया। तो पिताजी का कहना था कि कोई ना कोई जॉब तो करना जरूरी है, तो स्टेट सर्विस क्यों नहीं देते हो। तो मैंने उस समय बीपीएससी दिया और यूपीपीएससी पीसीएस भी दिया था। दोनों जगह मैं क्वालिफाई हुआ, क्योंकि बिहार का रहने वाला था। तो मैंने बिहार ऑप्ट किया, और एज ए डिप्टी कलेक्टर मैंने नौकरी स्टार्ट की 95 में। लेकिन जॉब ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद मुझको समझ में आ गया कि जो मैं जिंदगी में चाहता हूं वो ये नहीं है, कुछ और है। पावर था वहां भी, लेकिन पता नहीं वो जो अंदर की फीलिंग थी वो नहीं आ रही थी कि यही जिंदगी मुझको चाहिए। और उस जमाने में लगभग 2000 में मुझको पहली बार इस इंडस्ट्री से सामना हुआ। कोई व्यक्ति आया, उस गुरों वाली कंपनी का प्लान मुझको दिखा गया। मुझको बहुत अच्छा लगा कि शायद यही चीज़ मैं ढूंढ रहा था कि 2 से 5 साल मैं काम कर लूँ और पूरी जिंदगी काम करना पड़ा। क्योंकि मैं बाई नेचर बहुत आलसी हूँ। भले मैं लगता हूँ कि मैं सुबह उठ कर बहुत काम करता हूँ, क्योंकि मैं बाई नेचर बहुत आलसी हूँ। मैं चाहता था कि मैं अपनी जिंदगी भर काम नहीं करना पड़े।
मैं नहीं चाहता था कि मुझको जिंदगी भर काम करना पड़े, और रिटायरमेंट के बाद भी मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं हमारे सर्विस के जो रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट का जॉब ज्वाइन करते हैं। कितने पैसे के लिए? 50,000 रुपए। ये स्थिति है। तो मुझको लगा कि शायद ये प्लेटफॉर्म अच्छा है। मैंने ज्वाइन जरूर किया कि बहुत काम नहीं किया वहाँ पर। और उसके बाद झारखंड अलग हो गया, हम लोग आ गए झारखंड, क्योंकि हमारे पेरेंट्स झारखंड में थे। और 2003 में मैंने झारखंड ज्वाइन करने के बाद फिर से मैंने पता किया कि वो जो गुरु वाली कंपनी थी, कौन व्यक्ति यहाँ काम करते हैं। मैंने अपनी कॉलोनी में ढूंढा कि कौन है, मैं अपलाइन ढूंढ रहा था। और आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो मेरे अपलाइन वहाँ थे वो आज इस फंक्शन में भी आए हुए हैं, जिनको मैंने बुला के ज्वाइन किया था कि मैं फिर से इसको करना चाहता हूँ। और 2003-04 में मैंने फिर से स्टार्ट किया। बहुत मेहनत की मैंने, 2011 तक मैंने बहुत मेहनत की वहाँ पर। लेकिन जो भैया कहते हैं ना कि वहाँ पर पैसे कमाना बैल से दूध निकलने के बराबर है। सही मायने में बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं 18% से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, और बहुत निराश हो गई। उस बीच मैंने बहुत सारी चीज़ और ट्राई करी है, जितनी कंपनी आप लोग किए होंगे, क्योंकि मुझको लगने लगा था कि शायद ये चीज़ है जो है यहाँ संभव नहीं है। 5-6 कंपनियां मैंने वहाँ पर की, लेकिन इस दौरान मुझको समझ में आ गया कि शायद ये सब कुछ होता नहीं है, सब लोग झूठ बोलते हैं। और मैं बहुत निगेटिव होकर के सब कुछ छोड़ करके अपने जॉब में लग गया था। और मैंने इस इंडस्ट्री से कान पकड़ लिया था कि मैं अब इस काम को नहीं करूँगा, अब नौकरी ही कर लेंगे। लगता है मेरी किस्मत में नौकरी करना लिखा हुआ है। उस समय तक मैं SDM हो गया था। लेकिन 2015 में एक फ़ोन आया। जब पहली बार फ़ोन आया तो मैंने कहा कि भैया बहुत हो गया, अब ये सब नहीं करना है। तो भैया ने जिनको भेजा था वहाँ प्लान दिखाने के लिए, वो कहा कि सिर्फ एक बार आप देख लें। मुझको लगा कि ठीक है, अब कोई आदमी आ रहा है दिल्ली से, तो एक बार हम प्लान देख लेते हैं। मुझको उन्होंने फ़ोन किया, मैं हजारीबाग में था उस समय, और मैंने बिना घर में बताए मैं रांची पहुंचा। प्रेस्टीज ऑफिस में मैंने प्लान देखा। मैं प्लान बिना मन के देख रहा था, और मैं सोच के आया था कि करना नहीं है। अब कोई व्यक्ति दिल्ली से आ गया, उसकी बात सुन लेते हैं, और ये सोच के मैं प्लान देख रहा था। लेकिन प्रोडक्ट का रेट मुझको बहुत रिजनेबल लगा। मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या यहाँ क्वालिटी है। उन्होंने कहा कि तरीका क्या है, या तो आप खुद यूज़ कर लीजिए, या जिन्होंने यूज़ किया उससे पूछ लीजिए। मुझको लगा कि किससे पूछने जाएंगे। मैंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि मुझको सारे प्रोडक्ट एक पीस दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आप मुझसे क्यों लेंगे, रजिस्ट्रेशन तो फ्री में होता है, आप अपने इसे ले सकते हैं। तो मैंने घर में पूछा भी नहीं, और इनके नाम से मैंने एक फॉर्म भर दिया, और इनका साइन भी करके, ये गलती मैंने की थी, इनका साइन करके भी मैंने इसको ज्वाइन किया। और मैंने लगभग 10,000 के 9,000 कुछ का था। हर प्रोडक्ट का एक पीस उठा कर मैं ले आया। लेकिन मैं जब घर पर लेके आया तो घर में पटाखे बजने लगे। बोले इतना सारा सामान, इनको पता है कि मैं कुछ सामान खरीदता नहीं हूँ, सारा सामान यही खरीदती है, मेरा भी सब कुछ यही खरीदता है, तो इतना सामान लेके कैसे आ गया। बोले लगता है कुछ फिर आपने शुरू कर दिया धंधा। तो हमने कहा कि एक प्रोडक्ट का रेट बड़ा रिजनेबल है, एक बार यूज करके देख लेते हैं। लेकिन 15 दिन तक ये प्रोडक्ट पड़ा रहा, कोई यूज नहीं कर रहे थे। उस समय मेड थी, मैंने कहा कि यही चाय मैं पीऊँगा, और उसका पेस्ट साबुन निकाल के मैंने यूज़ करना शुरू किया। लेकिन जाने अनजाने में प्रोडक्ट घर में था, यूज़ होना शुरू हो गया। और 1 महीने तक मैंने किसी से बात नहीं की, मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था। 1 महीने बाद 2015 नवंबर की बात है, मैंने कहा, फ़ोन किया जो आए थे मुझको प्लान दिखाने के लिए कि भैया प्लान तो बढ़िया है, इसमें इनकम प्लान क्या है। क्योंकि वो जो डायरेक्ट सेलिंग का कीड़ा है ना, वो प्लास्टिक का कीड़ा है, वो जल्दी मरता नहीं है। तो फिर से वो तो उन्होंने मुझको सर्वा बेजी का जो पहला प्लान था वो प्लान भेज दिया, यूट्यूब का लिंक। बोले मैं बार बार तो नहीं आ पाऊंगा, मैं वो लिंक आपको भेज दे रहा हूँ। और मैंने उस प्लान को कम से कम 10 बार देखा होगा, बहुत समझ में नहीं आ रहा था। 7-8 तरह का इनकम समझ में आता नहीं था। मुझको सिर्फ एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा है हर महीने, सिर्फ ये चेंज समझ में आया।
और प्रोडक्ट का रेट बहुत ज़्यादा था, हमने वहाँ से शुरू कर दिया। लेकिन मैंने किसी उस पुरानी कंपनी किसी लोग को टच नहीं किया, सभी लोग बहुत निगेटिव हो चुके थे। लेकिन नए लोग से बात करना शुरू किया, कुछ लोग आए, हमने प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। क्यूमुलेटिव प्लान था 2016 जनवरी आते 2-3 महीने में हम लोग 14% पहुँच गया था। उस समय 20% का प्लान था। फरवरी 2016 में यही फंक्शन FRU हो रहा था इंदौर में, जहाँ सिर्फ लगभग 500 लोग थे। भैया का फोन चला गया कि आप इंदौर आ जाइए एक बार। मैंने कहा कि इंदौर जाना है, तो उस समय का इतना निगेटिव था, बोले कि फिर आप बोल रहे हैं कि इंदौर जाएंगे। उस समय दिल्ली कलकत्ता बहुत किए थे आप, कुछ हुआ नहीं वहाँ। मैंने सिर्फ एक बात कहा था कि जिस व्यक्ति का फोन आया है, मैं 2004 में इनको देखा था कोलकाता में स्टेडियम में, इनका जो डायमंड का सेलिब्रेशन हुआ था भैया का उसमें, और मुझको लगा था कि अगर इस व्यक्ति के साथ जुड़ने का मौका मिल जाए तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज उनका फोन आया है, मैं जाऊंगा ही नहीं। आपको पता है 14% में क्या पैसे आते होंगे, लेकिन मैंने डिसाइड किया और हम लोग आए। मेरे साथ में एक जस्ट इसमें स्टार्ट किए थे, एकदम फ्रेशर थे सुबोध जी, जो यहाँ आए हुए हैं UCD के रूप में। इस इंडस्ट्री में पहले व्यक्ति थे, इसके पहले कभी उन्होंने नहीं किया था। और उनको लाया कौन? जो लेके आया था वो आज नहीं है इस इंडस्ट्री में। जो मुझको लेके आए थे वो आज बाहर हो, मैं भैया से डायरेक्ट हो गया। तो सोचिए, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले कुछ कृपा थी, ऊपर वाले कुछ गॉड मास्टर प्लान था। जब मेरा IAS में नहीं हुआ था, मुझको बहुत दुख हुआ था। मेरे साथ के आज बहुत सारे लोग आज तो चीफ सेक्रेटरी रैंक में पहुंच गया है, बैकवर्ड यहाँ पर आज सेक्रेटरी रैंक में है रही में। तो बहुत उस समय लगता था कि मैं पीछे रह गया, लेकिन मुझको लगा कि जरूर ऊपर वाले कुछ मर्जी है, जिसके कारण मेरा वहाँ नहीं हुआ था डायरेक्ट IAS में। अगर वो उस समय मेरा हो गया होता तो शायद मेरा ईगो बहुत बड़ा होता और मैं इस इंडस्ट्री को फिर कभी नहीं इसमें आता और ये इंडस्ट्री मुझसे छूट जाती। तो ये ऊपर वाली कुछ प्लानिंग थी कि मेरा उस समय डायरेक्ट IAS में नहीं हुआ। और 2015 में 2016 में उस फंक्शन को अटेंड करने के बाद वहाँ से मेरा टोटल जिंदगी मेरी बदल गई। और मैंने डिसाइड कर लिया कि शायद यही प्लेटफॉर्म है जो मैं ढूंढ रहा था, और उसके बाद हम लोगों ने पीछे मुड़ नहीं देखा। उसी महीने हम लोग लौट के गए और डायरेक्टर क्वालिफाई हुए। मैं जब शुरू किया था तो ये सोच के शुरू किया था कि अगर हर महीने 5,000 का प्रोडक्ट हम लेंगे तो साल के 60,000 हुए, 5 साल में डायरेक्टर हो जाएंगे। ये सोच के मैंने स्टार्ट किया।